आज राहु केतु की बात करती हूँ। राहु केतु वैसे जन्मपत्री में किसी भी राजयोग में या नभस योगों में शामिल नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो राहु केतु होते हैं उनसे भी राजयोग बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लिया जाए आपने देखना है राहु या केतु जो भी ग्रह है आपका, वो अगर कहीं पे भी आपका त्रिकोण भाव में। नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी रोचक है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें मैं आपको ज्योतिष के में यूज़ किए जाने वाले कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताऊँगी, कुछ ऐसे राजयोगों के बारे में बताऊँगी, जो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें बाकी की चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ में आती हैं कि वीडियो में जो हम बोल रहे हैं उसकी क्या मीनिंग है। तो जन्म कुंडली में जो हमारे 12 भाव होते हैं, उनको ज्योतिष शास्त्र में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत से नाम हैं। कई बार ये यूज़ होते हैं अलग-अलग जगह पे, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको बताना आपको शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम केंद्र भाव लेते हैं। केंद्र भाव सबको पता है, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव को हम बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि आपकी जन्मपत्री में आपके कितने ग्रह आपके पणफर में हैं, तो आप कैसे बताएँगे पणफर किसे कहते हैं? तो जन्म कुंडली में दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें भाव को जब हम साथ में लेते हैं तो वो पणफर घर कहलाते हैं, पणफर हाउस कहलाते हैं। तो आप इन भावों में स्थित ग्रहों को काउंट कर लेंगे कि मेरे कितने ग्रह जो हैं वो इनमें हैं, पणफर में हैं। इसी तरीके से जो अगला हम शब्द यूज़ करते हैं वो है ओपोक्लेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपोक्लेम हम कहते हैं जन्मपत्री के तीसरे, छठे, 9वें और 12वें भाव को। मैंने आपसे कहा कि आपके कितने जो ग्रह हैं, कितने प्लैनेट हैं, वो ओपोक्लेम में हैं। तो आप तीसरे, छठे, 9वें और 12वें भाव में जितने ग्रह हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब जन्म कुंडली में कुछ भाव होते हैं वो बिल्कुल सम माने जाते हैं। सम इस उसमें माने जाते हैं कि कई बार कहते हैं कि उनके जो स्वामी होते हैं वो अपने आप से कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, जैसा ग्रह उनके साथ युक्त होता है उसी हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे सम भाव जन्मपत्री में 3 होते हैं, उनमें दूसरा, 12वां और 8वां भाव शामिल हैं। जन्म कुंडली में अगर हम धन भाव की बात करें तो जन्म कुंडली के दूसरे और 11वें भाव को धन भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली में अगर हम मारक भाव की बात कर रहे हैं तो जन्म कुंडली का जो मारक भाव है वो दूसरा भाव है और 7वां भाव है। अब जन्म कुंडली में कई बार हम त्रिजडाय शब्द यूज करते हैं। त्रिजडाय शब्द क्या होता है? तो जन्म कुंडली का जो तीसरा, छठा और 11वां भाव है वो जन्म कुंडली का त्रिजडाय भाव कहलाता है। ये इस भाव में स्थित जो ग्रह होते हैं, अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट आ जाते हैं तो वो काफी अच्छे माने जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि आपकी जन्मपत्री में आपके कितने ग्रह उपचय स्थान में हैं, उपचय स्थान यानी कि वृद्धि का स्थान, इन भावों में अगर कोई ग्रह स्थित होता है तो उसके न केवल कारकत्वों में वृद्धि होती है, बल्कि वो जिन भावों का स्वामी है उनमें भी वृद्धि होती है। तो वो भाव हैं आपके तीसरे, छठे, 10वां और 11वां भाव। ये जन्म कुंडली के उपचय स्थान हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जन्म कुंडली में त्रिक भाव कौन से हैं? त्रिजडाय अलग थे, त्रिक त्रिक भाव होते हैं जन्म कुंडली के छठा, 8वां और 12वां। ये तीनों भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि जन्म कुंडली में लक्ष्मी स्थान कौन से होते हैं, कौन से भाव लक्ष्मी स्थान है, तो वहां पे आप बोलेंगे पहला, 5वां और 9वां भाव लक्ष्मी स्थान है। और जो विष्णु स्थान है वो है जन्म कुंडली के 1, 4, 7 और 10 भाव। इसी तरीके से कई बार हम ये शब्द यूज करते हैं कि जन्म कुंडली में ये मोक्ष त्रिकोण बन रहा है, ये धर्म त्रिकोण बन रहा है, ये अर्थ और ये काम त्रिकोण बन रहा है। तो वो कौन से भाव हैं? अगर आप धर्म त्रिकोण की बात करेंगे तो उसमें जन्म कुंडली का पहला, 5वां और 9वां, ये 3 भाव धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। अगर आप अर्थ त्रिकोण की बात करेंगे तो जन्म कुंडली का दूसरा, छठा और 10वां भाव जन्म कुंडली का अर्थ त्रिकोण कहलाता है।
अगर आप काम त्रिकोण की बात करेंगे तो जन्म कुंडली का तीसरा, सातवां और 11वां भाव जन्म कुंडली का काम त्रिकोण कहलाता है। अगर आप मोक्ष की बात करेंगे तो जन्म कुंडली का चौथा, आठवां और 12वां भाव जन्म कुंडली का मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। तो ये बहुत ही जरूरी शब्द आप कह सकते हैं ज्योतिष में, जो हर किसी को पता होने चाहिए। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है, आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसी तरीके से कुछ राजयोग बनते हैं। जैसे मैं आज राहु केतु की बात करती हूँ। राहु केतु वैसे जन्मपत्री में किसी भी राजयोग में या नभस योगों में शामिल नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो राहु केतु होते हैं उनसे भी राजयोग बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लिया जाए आपने देखना है राहु या केतु जो भी ग्रह है आपका, वो अगर कहीं पे भी आपका त्रिकोण भाव में स्थित है, यानी कि 1, 5, 9 में वहां पे स्थित है, और उसके साथ कोई भी केंद्र भाव का स्वामी आ गया है, पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव का स्वामी आ गया है, वो त्रिकोण में स्थित है और उसके साथ केंद्र के किसी भाव के स्वामी की युति है, तो ऐसे में वो राहु या केतु जो भी ग्रह है वो योग कारक हो जाता है, वो राजयोग के फल देता है। अब यही राहु या केतु जन्म कुंडली में अगर आपके केंद्र भाव में आ जाएं 1, 4, 7, 10 में, और इनके साथ त्रिकोण का स्वामी बैठ जाए, तो भी ये राहु और केतु जो होते हैं आपके राजयोग कारक बन जाते हैं। अब अगर ये 6, 8, 12 में चले जाएं तो क्या ये राजयोग नहीं देंगे? तब भी दे सकते हैं। अगर मान लिया जाए राहु केतु आपके केंद्र और त्रिकोण के अलावा जो अन्य भाव हैं जन्म कुंडली के, वहां जाके स्थित हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उनके साथ कैसे ग्रह बैठे हैं। अगर राहु या केतु मान लिया जाए 8वें भाव में ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी बैठे हैं, यानी कि वो राजयोग बना रहे हैं और उनमें राहु भी शामिल है, तो ऐसे में वो राहु या केतु जो भी ग्रह है वो भी राजयोग कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो राहु और केतु होते हैं वो 3 तरीके से राजयोग बना सकते हैं। अब अगर आप विपरीत राजयोगों की बात करते हैं तो विपरीत राजयोग भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा हर्ष होता है। इनको विपरीत इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हमारे त्रिक भाव शामिल होते हैं, यानी कि 6, 8 और 12 भाव। अगर आप देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का जो षष्ठेश है वो जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठ गया है, तो वो षष्ठेश उस जन्म पत्री में हर्ष नाम के विपरीत राजयोग का निर्माण कर देगा। तो ऐसे में जब कभी भी उस षष्ठेश की दशा आएगी तो वो आपको राजयोग अवश्य देगा। वहां पे वो दशा आपके राजयोग के पर्पज से बहुत अच्छी जाएगी। अब अगर आप देखते हैं कि जन्म कुंडली का जो अष्टमेश है वो जाकर के छठे भाव या 12वें भाव में बैठ गया है, तो वो हर्ष हो गया था हमारा, सरल नाम के विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि आपका जो द्वादश भाव का स्वामी है वो छठे भाव या 8वें भाव में स्थित है, तो वो विमल नाम के विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। तो ये जो राजयोग होते हैं ये विपरीत राजयोग कहे जाते हैं, यानी कि इन राजयोगों को प्राप्त होते टाइम कोई भी आपको विपरीत परिस्थिति प्राप्त हो सकती है। राजयोग मिलेगा आपको साथ में, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जो थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानी दे सकती है। लेकिन ये होता है कि हाँ, इनकी दशा अच्छी जाती है, वो आदमी को जो भी राजयोग के फल होते हैं वो सारे फल देती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये किसी खास टॉपिक पे तो नहीं था, लेकिन ज्योतिष की जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो अगले वीडियो में हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।